दूध की गुणवत्ता की जांच या परीक्षण दो हैं। साधारणतः एक ज्ञानेंद्रिय से, ज्ञानेंद्रिय में जैसे अपन नाक से सूंघ करके, चख करके, या फिर आंखों से देख करके, जैसे बाल पड़े हुए हैं या फटे हुए दूध के आइडेंटिफाई अपन कर लेते हैं। यानी सुवास, स्वाद और दर्शन, ये तीन ज्ञानेंद्रियों के तरीके हैं। उसके बाद सीओबी टेस्ट है। सीओबी टेस्ट का मतलब है क्लोटन बॉइलिंग टेस्ट, यानी उबालने पर फटने का परीक्षण। बच्चों, सीओबी टेस्ट के लिए करते क्या है, ये नहीं अपन की दूध पूरा 20 किलो है तो उसको गर्म करें, देखते हैं फटे कि नहीं फटे, है ना। इसको टेस्ट नहीं बोलते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि सीओबी टेस्ट में एक लेते हैं अपन प्रखनली, एक ट्यूब लेते हैं, और इस प्रखनली के अंदर 15 ml मिल्क लेते हैं, 15 ml दूध लेते हैं, और इसे गर्म करते हैं। फटता है कि नहीं फटता है? यदि फट जाए तो समझना चाहिए कि इसके अंदर अम्लता की मात्रा बढ़ गई है, यानी खीस की मात्रा बढ़ गई है। और यदि न फटे तो इसको अपन ताजा समझ लेना चाहिए। सामान्यतः दूध की अम्लता, कितनी अम्लता होने पर दूध फटने लगता है? तो बच्चों, एक होती है जिसको अपन बोलते हैं रियल एसिडिटी, वास्तविक अम्लता। दूध के अंदर वास्तविक अम्लता की मात्रा 0.12 से 0.16% होती है, यानी 0.12 से 0.16% होती है। यदि दूध के अंदर CO2 की मात्रा केसीन, एल्ब्यूमिन तथा फास्फेट के कारण होती है, इसे प्राकृतिक अम्लता कहते हैं, और इसके कारण दूध है वो फटता नहीं। वास्तविक अम्लता या प्राकृतिक अम्लता किस वजह से होती है? CO2, केसीन, प्रोटीन में अपन ने पढ़ा था दूध के अंदर 80% केसीन प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन व फास्फेट के कारण अम्लता पाई जाती है, जिसे प्राकृतिक अम्लता या विकसित अम्लता। बच्चों, क्वेश्चन क्या बनता है? दूध के अंदर प्राकृतिक या विकसित अम्लता कितनी प्रतिशत होती है? तो 0.12 से 0.16%। अब बच्चों, विकसित अम्लता क्या होती है? और आपको यह भी पता होना चाहिए प्राकृतिक अम्लता किसके कारण होती है और विकसित अम्लता किसके कारण होती है। बहुत महत्वपूर्ण इंटरनल डीप क्वेश्चन ये बनते हैं। ये अब जैसे ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया कि अम्लता कितने प्रतिशत होती है। अब अच्छा, दूसरा ही पूछ लें कि प्राकृतिक अम्लता किसके कारण होती है? CO2, केसिन, एल्यूमिन, फास्फेट, उपयुक्त सभी, या कोई कुछ एक ऐसा दे दे। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है कि वास्तविक, रियल जिसको अपने नेचुरल, या बच्चों इसको कह सकते हैं प्राकृतिक अम्लता का कारण नहीं है। प्राकृतिक अम्लता का कारण नहीं है। ऑप्शन ए में अपन को दे दिया CO2, ऑप्शन बी में अपन को दे दिया फास्फेट, ऑप्शन सी में बच्चों अपन को दे दिया लेक्टोबेसिलस, और ऑप्शन डी में अपन को दे दिया केसीन। फटाफट उत्तर बताइए। लेक्टोबेसिलस, वेरी गुड, एकदम से सही आंसर है। सारे बच्चे सही बता रहे हैं मैसेज से।
आप मैसेज भी कर सकते हो। ऊपर दो चिड़िया जैसी बैठी हैं, उसके ऊपर जाओगे तो वो मैसेज है। सबके आंसर भी पढ़ सकते हो सारे बच्चे। ये शेयर होते हैं एक दूसरे के साथ। अपन सभी बच्चों का आंसर पढ़ सकते हैं इससे। वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही उत्तर बताया। राम राम के साथ। अब बच्चों, वास्तविक अम्लता के बाद विकसित अम्लता या कृत्रिम अम्लता। डेवलप्ड एसिडिटी। विकसित अम्लता या डेवलप एसिडिटी। बच्चों, डेवलप एसिडिटी यदि दूध के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस व लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो दूध में उपस्थित लैक्टोज या लैक्टिक अम्ल होता है उसमें बदल जाते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था, तीसरा सी अपना था लैक्टोबैसिलस। व स्ट्रेप्टोकोकस। ये दोनों ही क्या है बच्चों? जीवाणु। ये दोनों ही जीवाणु हैं। यदि ये दोनों जीवाणु दूध में दूध में प्रेजेंट क्या होता है, कल अपन ने पढ़ा था, लैक्टोज होता है। ये क्या कर देते हैं, इस लैक्टोज को ये दोनों भाई साहब मिलकर के इसको बदल देते हैं लैक्टिक एसिड में। किस में बदल देते हैं? लैक्टिक अम्ल में या लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। और लैक्टिक एसिड में बदलने पर दूध के अंदर अम्लता बढ़ करके 0.32% से ऊपर हो जाती है या इतनी हो जाती है। और यदि अपन इस अम्लता पर दूध को गर्म करें तो दूध फटने लगता है। इससे बचाने हेतु या तो गर्म करें या फिर फ्रिज में रखें। बच्चों, अम्लता की मात्रा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र काम में लिया जाता है। टेस्ट में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अम्लता बराबर प्रयोग में लिया गया दूध, प्रयोग में लिया गया दूध, सॉरी, प्रयोग में लिया गया N/9 NaOH ml में आएगा, बट्टे दूध की मात्रा। ये भी ml में आएगी और इसके आगे इनटू में है 0.01। ये किसी भी दूध के अंदर अम्लता की जांच करने हेतु काम में लिया जाता है। ठीक है, फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे आगे अपन चल करके पढ़ेंगे रिलेशन डेंसिटी भी, तो रिलेशन डेंसिटी का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों। ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। अब तीसरा टेस्ट है वसा परीक्षण। तीसरा टेस्ट है फैट की जांच करना, फैट टेस्ट या वसा परीक्षण। बच्चों, वसा परीक्षण है वो क्यों करते हैं? तो
मूल्य निर्धारण हेतु। कोई आपसे पूछे कि वसा परीक्षण क्यों करते हैं, तो वसा परीक्षण करते हैं मूल्य निर्धारण हेतु। वसा परीक्षण के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है। मोस्ट ऑफ बच्चों ने आपकी लैब में आपने देखा होगा, एक मशीन काम में लेते हैं जिसे बोलते हैं गर्बर मशीन। गर्बर नाम का आदमी था जिसने इसे बनाया था सबसे पहले, इसलिए इसका नाम गर्बर मशीन पड़ा। गर्बर मशीन किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल से वर्क करती है, तो वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। वसा परीक्षण यदि अपन को करना है तो अपन क्या करते हैं, एक लेते हैं ब्यूटायरोमीटर। क्या लेते हैं बच्चों? ब्यूटायरोमीटर। इस साल के जो 12th वाले बच्चे हैं, आपको ये परीक्षण करवाते हैं, परंतु अपन अनलकी रहे इस मामले में। लॉकडाउन थोड़ा सा जल्दी लग गया, 2-4 दिन और नहीं लगता तो अपन शायद प्रैक्टिकल में ये चीजें कर लेते हैं। एक लेते हैं ब्यूटायरोमीटर, और इस ब्यूटायरोमीटर के अंदर 10.75 ml लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। यार सल्फ्यूरिक अम्ल तो बच्चों 10% 10 ml ही लेते हैं, बाई मिस्टेक 10.75 बता दिया गया। 10 ml ही लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दूध की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, शायद उधर लिखूंगा तो दिखाई देगा। दूध की मात्रा लेते हैं 10 ml। इसके साथ साथ एमाइड एल्कोहल, एमाइड एल्कोहल भी काम में लेते हैं। एमाइड एल्कोहल की कितनी क्वांटिटी काम में लेंगे बच्चों? 1.0 ml। एमाइड एल्कोहल क्या करता है, अलग कर देता है। अब बच्चों जो गर्बर मशीन है उसके अंदर बिटारोमीटर सेट करते हैं और फिर 1100 आरपीएम, 1100 राउंड पर मिनट लगाते हैं। 1100 आरपीएम गर्बर मशीन के अंदर उसे घुमाते हैं और पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। और पाठ्यांक नोट करने के बाद 10 ml में जितनी प्रोटीन आई है, 3 बार जैसे अपन 3 नमूने से दूध याद करते हैं, और 3 में से कोई 2 जो हैं, जैसे मान लीजिए आ गया कि 5.0% फैट आ रही है, तो वो औसत वसा की मात्रा है वो पता कर लेते हैं। क्लियर यहां तक सारे बच्चों का? यस या नो में जवाब दीजिए, जिसके समझ में आया वो यस, नहीं आया वो नो। ओके, वेरी गुड। साथ में म्यूजिक की व्यवस्था भी की गई है बच्चों, ट्रैक्टर द्वारा। चलो तो बच्चों, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपका दिमाग ऐसे ही चलता रहे, और मोबाइल भी, दोनों चलने जरूरी है। तीसरी जांच अपन बच्चों कर लेते हैं अब।
बच्चों मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूँ इसमें। लेक्टोमीटर से अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है। हाँ ये काम दे देगा। रिलेशन डेंसिटी या अपेक्षित घनत्व। इंग्लिश में इसे रिलेशन डेंसिटी कहेंगे। किससे मापी जाती है? लेक्टोमीटर से। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए दूध की शुद्धता की जांच कौन से यंत्र से की जाती है, तो लेक्टोमीटर से की जाती है। अब बच्चों ये लेक्टोमीटर जो होता है एक यंत्र होता है जिसमें ऊपर से नीचे की ओर ऊपर से नीचे की ओर एक से लेकर के सॉरी 0 से लेकर के 14 अंक होते हैं या निशान होते हैं। अब बच्चों एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर अंक होते हैं 1 से 14 या 0 से 14। तो 0 से 14 होते हैं, 0 to 14 होते हैं। और यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए क्या ये नीचे से ऊपर होते हैं या ऊपर से नीचे होते हैं, यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ऊपर से नीचे की ओर होते हैं ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपनी ये इलेक्ट्रोमीटर है, या कुछ काले रंग का पदार्थ इसमें भरा हुआ होता है, या मरकरी होती है। अब जो 0 है वो इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर होती है। ठीक है, और जहां लेक्टोमीटर का निशान जब अपन फाइंड करते हैं, लेक्टोमीटर का यूज करते हैं, तो इस प्रकार से एक चंद्रनुमा आकृति बनती है, चंद्राकार जिसको अपन बोल सकते हैं। जब अपन लेक्टोमीटर रीडिंग फाइंड करते हैं, तो लेक्टोमीटर रीडिंग फाइंड करते समय इस प्रकार से चंद्राकार आकृति बनती है। जैसे मान लीजिए यहाँ आता, यहाँ आकर के रुकता है, तो यहाँ आने के बाद में अर्धचंद्राकार आकृति बनती है। तो बच्चों एक बात, अब थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आपको भी नहीं पता चला शायद। ये 0 से लेकर के 40 तक होते हैं, पीएच मीटर पर होते हैं। 0 से 14 तक, ये 1 से 40 तक निशान होते हैं, अंक होते हैं। ध्यान रखना भाई इस बात का। अब बच्चों मान लीजिए अपेक्षित घनत्व ज्ञात कैसे किया जा सकता है। आपको एकदम से थोड़ा सा फोकस करना है, दाएं बाएं न देखें, इसी पर फोकस करना है। मान लीजिए अपन को एक सैंपल दे दिया, एक नमूना दे दिया दूध का, और उस नमूने से बता दिया कि अपेक्षित घनत्व ज्ञात करो। अपन को केवल नमूना दिया गया है और यंत्र दे दिए दो, एक दे दिया लेक्टोमीटर
और एक दे दिया थर्मामीटर। आजकल बच्चों इन दोनों की जगह एक इलेक्ट्रो थर्मामीटर भी चलता है, जो दोनों एक साथ ही बताता है। अपन को अपने पास ये तीन चीजें हैं, एक इलेक्ट्रोमीटर है, एक थर्मामीटर है और एक दूध का नमूना है, एक मिल्क सैंपल है। अपन को अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है उसका। सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे तापमान, टेम्परेचर, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जैसे अपन ने दूध का तापमान ज्ञात किया, दूध का तापमान है वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर अपन ने लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर से जो फाइंड करेंगे उसको अपन बोलेंगे एल आर। यहाँ एल आर का मतलब क्या है, लेक्टोमीटर रीडिंग है। एक होता है बच्चों ओ एल आर, ओ एल आर का मतलब होता है ओरिजिनल लेक्टोमीटर रीडिंग, ओरिजिनल लेक्टोमीटर रीडिंग। एक होता है सी एफ, सी एफ का मतलब होता है करेक्शन फैक्टर, और एक होता है सी एल आर, सी एल आर का मतलब होता है करेक्ट लेक्टोमीटर रीडिंग, करेक्ट एल आर। ठीक है, अब अपन ने पहले थर्मामीटर से टेम्परेचर फाइंड किया तो टेम्परेचर आया 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर अपन लेक्टोमीटर रीडिंग से एल आर फाइंड करेंगे। जो एल आर फाइंड अपन करेंगे वो होगी ओरिजिनल लेक्टोमीटर रीडिंग। जैसे अपन ने एल आर फाइंड कर दी तो एल आर आई 32। अब जो इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, रिलेशन डेंसिटी बराबर यानी आर डी इक्वल या अपेक्षित घनत्व बराबर 1 + CLR अपॉन 1000, 1 + CLR बट्टे 1/4। यह फॉर्मूला है अपेक्षित घनत्व निकालने। अब फॉर्मूले में अपन के अपने पास है क्या, अपने पास तो एल आर है, वो टेम्परेचर है। सी एल आर फॉर्मूले में अप्लाई करनी है, सी एल आर लाएंगे कहाँ से, तो सी एल आर लाने के लिए अपन को क्या करना होता है, सी एल आर का मतलब क्या होता है, सी एल आर मतलब करेक्ट इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग। ये हमेशा ओ एल आर से निकलती है, ये हमेशा ओ एल आर से निकलती है। यदि दूध का तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है तो लेक्टोमीटर रीडिंग में प्रति डिग्री फ़ारेनहाइट 0.1 जोड़ दिया जाता है। यदि दूध का तापमान, नोट कर लीजिए रफ कॉपी में, आप कहीं भी बैठे हो, यदि दूध का तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है तो प्रति डिग्री फ़ारेनहाइट के हिसाब से एल आर में 0.1 जोड़ दिया जाता है। यदि दूध का तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो प्रति डिग्री फ़ारेनहाइट एल आर में से 0.1 घटा दिया जाता है। दोबारा सुन लीजिए बात, यदि दूध का तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है अब बच्चों मिल्क टपिंग या दुग्ध दोहन, दुग्ध दोहन, दुग्ध दोहन की संपूर्ण प्रक्रिया पशु के बाईं ओर बैठकर, बैठना कहाँ है बच्चों, बैठना है लेफ्ट साइड में, और जहां तक संभव हो दूध दोहने की प्रक्रिया है वो 5 से लेकर के 7 मिनट में पूरी करनी है। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं के लिए ये अप्लाई नहीं होता, एने भी जहाँ बैठे ही रहे। विधियां कौन कौन सी हैं, विधियां है
एक चुटकी विधि, जिसको अपन स्ट्रिपिंग मेथड भी बोलते हैं। इस विधि में दूध दोहने में समय ज्यादा लगता है, और मुख्यतः जो छोटे पशु होते हैं जैसे भेड़ बकरी है, इनमें इस विधि का उपयोग किया जाता है। भेड़ व बकरी। दूसरी है बच्चों एक पूर्ण हस्त विधि। फुल हैंड मेथड जिसे बोलते हैं। फुल हैंड मेथड, पूर्ण हस्त विधि, ये दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि बताते हैं, सर्वोत्तम विधि है। जेठ में क्वेश्चन भी पूछा गया है, दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? इसमें क्या पशु के पूरे थनों पर खिंचाव एक साथ लगता है, पर्टिकुलर किसी विशेष जगह पर प्रेशर नहीं बनता, तो गांठ बनने की संभावना नहीं होती। सबसे अच्छी विधि है ये। इसमें इस प्रकार से एक चुटकी विधि है, इसमें इस प्रकार से चुटकी रखी जाती है। एक अंगूठा विधि अपन पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार से अंगूठे का प्रेशर लगाते हैं, और पूर्ण हस्त विधि में ये प्रेशर होता है इस प्रकार से। अंगूठा विधि, फिस्टिंग मेथड, इसमें भी एक जगह पर्टिकुलर प्रेशर लगता है तो गांठ बनने की संभावना होती है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब बच्चों दूसरा है मशीन द्वारा। जब पशुओं की संख्या एक या दो तक है तब अपन क्या करते हैं कि हाथों से दूध निकालते हैं। जब पशुओं की संख्या ज्यादा हो जाती है तो मशीन का उपयोग किया जाता है। अब बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो मिल्क वेन होती हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं, हिंदी में बोल देंगे दूध नाड़ी, या मिल्क जो वेन्स होती हैं, नलियां जो होती हैं, उनके अंदर क्या हो भरा रहता है, तो उनके अंदर रक्त भरा रहता है। बोलो बच्चा, कैमरा सही करें। ले बेटा, दिख रहा है? कैमरा तो बहुत गड़बड़ हो गया है बच्चों। तू लड़की जो दिखाया तुम, बहुत बात करें। अब कौन दिख रही हो के बोर्ड? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। दुग्ध जो नलिकाएं होती हैं उनके अंदर, अब जैसे एक बार ये क्वेश्चन शायद 2018 या 19 में पूछा भी था। क्वेश्चन क्या था? दूध नाड़ियों में बड़ा होता है। ऑप्शन एक दूध, ऑप्शन बी रक्त, दोनों, सभी। तो कुछ बच्चों ने तो क्या किया, सीधा दूध करके आए, बोले दूध नलिकाओं में तो दूध ही भरा होता है। जैसे आप क्या क्या करते हो देखते हैं अब।
बच्चों आपको केवल और केवल बी ऑप्शन ही सही करना है। दुग्ध नलिकाओं के अंदर रक्त। हाँ बच्चों, अब तक दूध उत्पादन के आंकड़े, दूध का संगठन, दूध का परीक्षण, और अब अपना पॉइंट है दूध भंडारण के उपाय, मिल्क स्टोरेज। जो मेजरमेंट्स हैं, मेजर्स अपन कैसे कर सकते हैं। दूध भंडारण के उपाय। बच्चों दूध भंडारण में सबसे पहले अपनी प्रोसेस है पाश्चराइजेशन, या जिसको अपन पाश्चुरीकरण भी बोलते हैं। लुईस पाश्चर ने इसे विकसित किया था। इस विधि में दूध के अंदर जो जीवाणु प्रेजेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और उनके जो स्पोर्स रहते हैं, यानी इस प्रक्रिया के अंदर जो अपन उपाय करेंगे, दूध को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, उसके अंदर जीवाणु तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु उनके स्पोर्स या उनके बीजाणु रह जाते हैं। बैक्टीरिया डैमेज हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पर उनके स्पोर्स हैं वो बच जाएंगे। पाश्चुरीकरण है वो 3 तरीके से किया जाता है। एक है एल टी एल टी। यहाँ एल टी का मतलब है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी ज्यादा समय तक कम तापमान पर दूध को गर्म किया जाता है। इसे धारण विधि भी कहते हैं हिंदी में, होल्डिंग मेथड, या एल टी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इस विधि में क्या करते हैं बच्चों, दूध को 63 यानी 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, या फिर इसको अपन फारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 145 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर पर दूध को 30 मिनट तक पकाते हैं। दूध को 30 मिनट तक पकाते हैं। एल टी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड में 63 डिग्री सेंटीग्रेड या 145 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर पर मिल्क को बॉईल किया जाता है 30 मिनट तक। सेकंड है विद्यार्थियों HTST। इसका मतलब है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कम समय में अधिक तापमान पर दूध को पकाना। कितने अधिक तापमान पर, 72 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको कन्वर्ट करेंगे तो 160 डिग्री फारेनहाइट। 72 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करेंगे डिग्री फारेनहाइट में तो 160 डिग्री फारेनहाइट आते हैं। कितने टेम्परेचर पर, 15 सेकेंड, केवल 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सॉरी 15 सेकेंड तक दूध को पकाते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड या 160 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर। कौन से मेथड में, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, उच्च तापमान कम समय पर। एक बच्चों तीसरा है जिसको बोलते हैं यूएसटी। हो सकता है आपके लिए ये नया हो। यूएसटी, यूएसटी का पूरा मतलब है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। यूएसटी मीन्स अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में दूध को 135 या 149 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 से लेकर के 5 सेकंड तक पकाते हैं, बॉईल करते हैं। विद्यार्थियों इन तीनों विधियों में ही दूध को बॉईल करने के बाद यानी गर्म करने के बाद तुरंत 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा भी किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये मान के चलो आप, एस टी एल टी अपन याद करते हैं, रटते रहते हैं,
पर क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार का पूछ लिया कि पाश्चुराइजेशन में दूध को बॉईल करने के बाद कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं, कूल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं जस्ट बॉइलिंग के बाद, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए भाई। और एक ये यूएसटी है, 12th में नहीं चलता है, तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस करें कि यूएसटी में 135 से 149 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर दूध को 1 से लेकर के 5 सेकंड तक इस प्रकार, बोलो बेटा। 15 सेकंड के लिए, और उसमें 30 मिनट के लिए। दो में सेकंड सेकंड है और एक में मिनट है। हो सकता है आपकी शायद राजस्थान बोर्ड वाली बुक, केमिस्ट्री की बुक में इसे मिनट में किया हुआ हो, पर ये सेकंड में ही रहेगा, ध्यान रहे। और कोई डाउट है किसी बच्चे को? इन चीजों का आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो यदि याद नहीं रहे, या फिर नोटबुक के अंदर उतार लिया करो। स्क्रीनशॉट तो क्या, इमेज डिलीट भी हो सकती है, नोटबुक में उतारोगे वो बढ़िया रहेगा। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, स्टेरिलाइजेशन करना, दूध का निर्जमीकरण। या इंग्लिश में इसे कहेंगे स्टेरिलाइजेशन करना। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, इस प्रक्रिया में दूध के अंदर जो उपस्थित हानिकारक व लाभदायक जीवाणु होते हैं, उनके जीवाणु को तो नष्ट करते ही करते हैं, उसके साथ साथ उनके बीजाणु को भी नष्ट करते हैं। पाश्चराइजेशन में अपन ने क्या पढ़ा था कि जीवाणु तो खत्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया तो डैमेज हो जाते हैं, पर उसके बीजाणु बच जाते हैं, स्पोर्स बच जाते हैं। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इनमें जीवाणु और बीजाणु, बैक्टीरिया और स्पोर्स दोनों खत्म होंगे। किसमें? निर्जमीकरण में। पाश्चराइजेशन में क्या खत्म हुआ था? केवल बैक्टीरिया, केवल जीवाणु खत्म हुआ था। इसमें दोनों खत्म होंगे। इसके अंदर करेंगे क्या, दूध को जो नॉन स्टिक्स बर्तन आते हैं अपने, उनके अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। यदि अपन दूध को निर्जमीकृत करेंगे बच्चों, तो दूध है वो काफी समय तक, काफी दिनों तक सुरक्षित रह सकता है, परंतु इसका कभी दही नहीं जमता, यानी पनीर भी नहीं बनाया जा सकता इसका, कर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते यदि स्टरलाइजेशन अपन ने मिल्क का कर लिया तो। उसके बाद बच्चों, निर्जमीकरण के बाद, यानी निर्जमीकरण कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर और कितने समय तक किया जाता है, यह बात याद होनी चाहिए। फिर कूलिंग सेंटर या चिलिंग सेंटर, इनको हिंदी में अवशीतन केंद्र बोलते हैं। चिलिंग सेंटर या कूलिंग सेंटर, ये इनको हिंदी में अवशीतन केंद्र बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ सीकन में, सबलपुरा में है। इसमें दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 10 से 12 घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 घंटे के बाद रखने के बाद इंसुलेटेड टैंकर होते हैं, उनमें भर के इनको डेयरी सेंटरों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद ये थैलियों में पैक होते हैं। बीएमसी, बल्क मिल्क
आधुनिक जो कूलर होते हैं उनका भी उपयोग अवशीतन हेतु किया जाता है। अवशीतन हेतु कौन से कूलर का उपयोग किया जाता है? बीएमसी, जो बल्क मिल्क कूलर जिनको अपन बोलते हैं। क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक सभी का? किसी विद्यार्थी को कहीं भी कोई डाउट है तो बताएं मुझे, और क्लियर है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करूं जितना पढ़ाया है उसमें से। केवल एक ही बच्चे के समझ में आया है? आज योगेश भी बहुत दिनों के बाद आया है। यू स्ट्रांगली वेलकम योगेश, मोबाइल पे ही। चलो, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया है। अब मैं कितना समझ में आया है इसका मूल्यांकन करूंगा। समझ में तो बच्चों आपको फर्टिलाइजर वाला चैप्टर भी आया था, सबके समझ में आया था, पर नंबर मेरे हिसाब से 63 नंबर हाईएस्ट थे 90 में से। तो समझ में आना और नंबर लेके आना अलग अलग बातें कैसे हो सकती हैं? कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो पुरानी एग्जाम में आए हुए हैं, अब तक आपको पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसको दुग्ध शर्करा कहा जाता है? ऑप्शन ए केटलेज, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी लेक्टेज, और ऑप्शन डी है बच्चों। ये लीजिए 4 ऑप्शन, राइट आंसर को सिलेक्ट कीजिए और तुरंत मैसेज छोड़िए। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में गलती होती है, जल्दबाजी में गलती होती है अनीता। वेरी गुड। एक दो बच्चों को छोड़कर सभी का एकदम से करेक्ट आंसर है। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों,
ब्यूटाइरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन एक आपके पास है वसा। ऑप्शन बी आपके पास है केसिन, ये सॉरी लेक्टोज। ऑप्शन सी आपके पास है शुद्धता। और ऑप्शन डी आपके पास है रिफेक्टिव। ऑप्शन डी आपके पास है रिफेक्टिव। क्या होगा सही उत्तर बताएं। वेरी गुड, सही आंसर सभी बच्चों का। यदि बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ब्यूटायरोमीटर में दूध की मात्रा भरी जाती है। ऑप्शन ए 10 ml, ऑप्शन बी 0.10 ml, ऑप्शन सी 1.075 ml, और ऑप्शन डी है 10.75 ml। वेरी गुड, कॉपी पेस्ट करने वालों का यही हाल होता है, एक दूसरे के देख करके उत्तर बताते हैं ना। सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा लेते हैं बच्चों 10 ml, तो दूध की मात्रा तो 10.75 ml पड़ी थी अपन ने। पड़ी थी क्या? गड़बड़े सुंदर। चलो बच्चों आगे चलते हैं अब। कोलेस्ट्रम या खीस। भली भांति जानते हो खीस के बारे में तो विद्यार्थियों, पढ़ा भी है आपने। ये तुरंत डिलीवरी होने के बाद लगभग 3 दिन या 72 घंटे तक प्राप्त होने वाला पदार्थ। बयाने के 3 दिन या 72 घंटे तक दूध की जगह जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे अपन किस के नाम से जानते हैं। मादा पशु के बयाने के 3 दिन या 75 घंटे तक प्राप्त होने वाला पदार्थ जो दूध की जगह प्राप्त होता है। बच्चों इसके भौतिक व रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल्स जो करेक्टर्स हैं वो दूध जैसे नहीं होते, और दूध जैसे न होने के कारण गर्म करने पर फट जाता है ये।
इसके केमिकल और फिजिकल कैरेक्टर्स हैं वो दूध जैसे नहीं होते हैं, इसलिए गर्म करने पर फट जाता है। यदि डिलीवरी होती है मादा पशु ब्याने के बाद, जो नवजात बछड़ा होता है, जो नवजात शिशु बछड़ा जो होता है, उसको उसके शरीर भार का 1/10वां भाग, या सीधी भाषा में अपन कह सकते हैं कि 10% खीस पिलाना चाहिए। उसके लिए खीस बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पोषण के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से बचाने की शक्ति प्रदान करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसलिए जन्म के तुरंत बाद है वो खीस से ही पिलाना चाहिए। कितना पिलाना चाहिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और क्यों पिलाना चाहिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्यों पिलाना चाहिए? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। कितना पिलाना चाहिए? उसके बॉडी वेट का 1/10 पार्ट या 10%। किस ड्यूरेशन तक को खीस कहा जाता है? तो ब्याने के 3 दिन या 72 घंटे तक जो दूध निकलता है उसे खीस या क्लोस्ट्रम के नाम से अपन जानते हैं। अब बच्चों, खीस है वो दूध की अपेक्षा गाढ़ा भी होता है और हल्के पीले रंग का होता है, चाहे वो गाय का हो या चाहे वो भैंस का हो। तो उसका कारण क्या है? केरोटीन है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैंस के खीस का रंग पीला होने का कारण है, हल्का पीला होने का कारण क्या है, तो भैंस में अपन ने केसिन पढ़ा है, तो यहाँ केसिन न होकर के क्या होगा? केरोटीन होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे इसमें लवण पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, परंतु सबसे अधिक मात्रा के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। प्रोटीन के बाद विटामिन ए सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खीस में कौन सी विटामिन सर्वाधिक होती है, तो विटामिन ए सर्वाधिक होती है। अब बच्चों, जस्ट अभी अपन ने पढ़ा कि इसमें फिजिकल और केमिकल्स कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। तो क्या क्या अलग अलग होता है? इसमें लेक्टो एल्ब्यूमिन और लेक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है, और ज्यादा उपस्थिति होने के कारण ये फट जाता है। ये बात तो अपन ने पढ़ी कि दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो लेक्टो एल्ब्यूमिन और लेक्टो ग्लोबुलिन, इन दोनों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसके साथ विटामिन ए की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है। सामान्यतः यदि अपन बात करें गाय के दूध में, ये सॉरी गाय के खीस में और भैंस के खीस में, गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा है वो 16% होती है, और भैंस की खीस में प्रोटीन की मात्रा है वो 21% होती है। जो नॉनवेज से कहीं ज्यादा है बच्चों, गाय और भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा, सॉरी खीस में प्रोटीन की मात्रा। अब बच्चों, कल अपन पढ़ेंगे दूध व खीस में औसत संगठन या इसका तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, आज तक अपन अभी तक इतना ही पढ़ेंगे। अब बच्चों, दूसरी बात, कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है भाई, यदि आप ऐप से रिमूव हो जाते हो तो उसके पीछे आप खुद जिम्मेदार होंगे। आप मुझे किसी प्रकार का उलाना नहीं दे सकते हो बाद में। शायद कुछ बच्चों का नहीं हुआ, जिन बच्चों का टाइम ड्यूरेशन पूरा हो गया वो तो ऑटोमेटिक रिमूव हो भी गए हैं। तो इस बात का आप कॉल कर लें या जो भी व्यवस्था हो, जैसे मैंने आपको बताया था, आप उसको कंप्लीट कीजिए। शायद आज लास्ट डेट है, आप रिमूव हो सकते हो, है ना। ये ऐप का ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें मैं और आप दोनों ही कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसमें कोई खास नहीं है। 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन है, वो तो आपको करवाना ही चाहिए। जो कोई अलग से चार्ज नहीं है, उसका शायद फीस में इन्वॉल्व है वो चीजें आप थोड़ा सा सीरियस लें। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो निश्चित रूप से करवाएं।
धन्यवाद। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? चलो ठीक है, ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का।